टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल आस्क एजुकेशन। मैं हूँ आरती। आज मैं यहाँ आप लोगों को नेशनल इनकम के बारे में बताऊंगी कि राष्ट्रीय आय क्या है। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा स्टडी का, नेशनल इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम मीन्स क्या होता है, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालते हैं, कैसे गेन करते हैं राष्ट्रीय आय, ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो राष्ट्रीय आय में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल इनकम वन फाइनेंशियल ईयर की निकाली जाती है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सबको मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो 2-3 चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, पहला क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है ये मैं बता दूं आपको। फैक्टर कॉस्ट को जानने के लिए 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला क्या है, पहला देखिए मनी। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे मनी है, लेबर एंड मनी, लेबर एंड लैंड एंड इंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन। ठीक है, इंटरप्रेन्योर बोलिए या फिर आप बिजनेसमैन बोलिए, जैसा आपको उचित लगे। तो हम किसी भी प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा ये देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आगे नेशनल इनकम को निकालने के लिए, जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका जानना भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। देखिए, जब भी हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो सबसे पहले हमारी नीड क्या होगी, मनी, है ना। मनी मीन्स पैसे, फाइनेंस की नीड होगी, है ना। बिना फाइनेंस के हम किसी भी चीज को नहीं बना सकते, ये भी सत्य है ना। तो मनी की नीड होगी। तो सपोज मान लीजिए ये डस्टर है, ठीक है, हम डस्टर का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डस्टर का निर्माण करना चाहते हैं, डस्टर का प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो ओवरऑल हमें इसको बनाने में कितनी मनी लगेगी, इसको बनाने में हमने ये मान लिया कि हमें 4 रुपीज इसको बनाने में मनी लगेगी। ठीक है, जब इसको बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं लेबर की भी नीड होगी। क्यों? क्योंकि ये काम तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो बिजनेसमैन है ना, हम तो इंटरप्रेन्योर हैं। तो इंटरप्रेन्योर लेबर का वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सभी का वर्क क्या होता है, अलग अलग। तो हम जब लेबर को बुला रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसे भी कुछ चार्ज किया जाएगा। लेबर चार्ज मान लीजिए 4 रुपीज। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मनी का कंप्लीट हो गया, लेबर का कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे ही प्रोडक्शन किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा, हवा में तो नहीं किया जाएगा ना कि हम हवा में कर लेंगे। इसके लिए क्या होगा, लैंड की नीड होगी, जमीन भूमि की नीड होगी। तो हम इसके लिए भी हमें चार्ज पे करना पड़ेगा। सपोज हमने माना कि 2 रुपीज हमारे लिए लैंड एक्सपेंसेस हो गया, मनी एक्सपेंसेस 4 रुपीज, लेबर एक्सपेंसेस 4 रुपीज एंड आपका लैंड एक्सपेंसेस कितना हो गया, 2 रुपीज। ठीक है, जब हम इन सारी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओवरऑल इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपीज, है ना। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 रुपीज। तो किसी यानी डस्टर को बनाने में 10 रुपए की वैल्यू हमने एक्सपेंस की है, खर्चा किया है, तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, ये क्या है, ये कैपिटल है। इसका मतलब सरल से शब्दों में इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हमको डस्टर बनाने में 10 रुपए की पूंजी लगी हुई है। तो अब हम इसको बेचेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, प्रॉफिट के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी इसी डस्टर से ही कमाएंगे। तो बिजनेसमैन ने भी अपना प्रॉफिट देख लिया कि 2 रुपीज हम इसमें प्रॉफिट लेंगे, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12 रुपीज। ठीक है, तो यही 12 रुपीज क्या कहलाती है, आपकी फैक्टर कॉस्ट। आई बात समझ में, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट वह होता है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट ऐड कर देता है, वो आपका फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यदि इसका 12 रुपीज फैक्टर कॉस्ट है तो एमआरपी इसकी ये नहीं होगी। क्यों? वो इसलिए भी एमआरपी इसकी नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हर प्रोडक्ट में, एवरी प्रोडक्ट में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है ना, है ना। तो इसमें गवर्नमेंट के थ्रू 3 रुपीज टैक्स लगा दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15 रुपीज। ठीक है, तो ये 15 रुपीज आपका क्या कहलाएगा, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस कितना हुआ, 15 रुपीज। लेकिन गवर्नमेंट करती क्या है, कुछ चीजों में सब्सिडी भी दे देती है ना। सब्सिडी ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में मिलता है ना, पर ये मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी भी आपको समझाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट इसमें 3 रुपीज का टैक्स लगा रही है और 1 रुपीज क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। मतलब ओवरऑल इसका टैक्स कितना है, 3 रुपीज है
और 1 रुपीज क्या कर रही है, छोड़ रही है, ठीक है। तो जब हम इसमें 1 रुपीज माइनस कर देंगे तो 14 रुपीज आ जाएगा, ओके। तो ओवरऑल इस डस्टर की वैल्यू कितनी हुई मार्केट में, 14 रुपीज, ठीक है। यहाँ से एक बात आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होता है मार्केट प्राइस से, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए और इस बात को समझ भी लीजिए, जिससे आपको आगे समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, तो ये आपका क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट का नेशनल इनकम, प्रोडक्ट का नहीं, जब किसी कंट्री का हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले बात आती है जीडीपी की। जीडीपी मींस क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिख दिए, जो नेसेसरी फुल फॉर्म आपको यहाँ पे काम आएंगे वो मैंने लिख दिए पहले ही, ठीक है। तो जब भी हम किसी प्रोडक्ट का जीडीपी निकालते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है जीडीपी में, ठीक है। क्यों माइनस करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट का जब मार्केट प्राइस में उसे सेल करते हैं तो ओवरऑल हम उतना ही 1 फाइनेंशियल ईयर में प्रोडक्शन नहीं करते जितना मार्केट में सेल हो जाए, है ना, क्योंकि या तो ये कम हो जाता है या तो ये ज्यादा हो जाता है, दो ही कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हुआ कि हमने जितना डस्टर इस फाइनेंशियल ईयर में बनाया था या प्रोडक्शन किया था, ठीक है, सपोज मे बी 100 डस्टर हमने बनाए थे 1 फाइनेंशियल ईयर में सेल करने के लिए, पर ये 1 फाइनेंशियल ईयर में सेल नहीं हुआ, 80 डस्टर ही सेल हुआ है, 80 डस्टर ही सेल हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ बचे हुए डस्टर भी हैं जो डिप्रिसिएशन जिनका लग रहा है, एक तो ये हो गया। लेकिन आप डिप्रिसिएशन दूसरे तरीके से समझ लीजिए, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन इज अ परमानेंट डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिप्रिसिएशन एक लगातार ह्रास है किसी भी वस्तु में, यानी वस्तुओं का आप यूज करिए या ना करिए, पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य आ जाती है ना। जैसे मान लीजिए गाड़ी का एग्जांपल ले लीजिए, जब आप नई गाड़ी परचेस करते हैं तो हो सकता है आपको वो 1 लाख की पड़े, ठीक है। तो आप उसे तुरंत जब बेचेंगे, ठीक है, आपने आज लिया कल गाड़ी बेचेंगे तो उसी दाम में नहीं मिलेगी आपको, है ना, कुछ ना कुछ वो कम दाम मिलेगी। लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल जैसे आप उसे बाद में बेचेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और भी कम हो जाएगी। तो जो ये वैल्यू कम हो रही है ना, ये वैल्यू एक प्रकार से डिप्रिसिएशन है, ठीक है। डिप्रिसिएशन इज अ परमानेंट डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, परमानेंट किसी भी एसेट्स की वैल्यू को कम कर देता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, जीडीपी में जब हम डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा जीडीपी हो गया, इसमें हमने माइनस किया डिप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जीडीपी में जब भी डिप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, फर्स्ट डिजिट क्या है, जी, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एनडीपी, ठीक है। एनडीपी यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा, और ये एनडीपी क्या है, मार्केट प्राइस है, ओके। ये एनडीपी क्या है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है। एनडीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें जब हम जीडीपी में डिप्रिसिएशन हमने घटा दिया तो हमें एनडीपी प्राप्त हो गया। एनडीपी वो भी कैसा एनडीपी, मार्केट प्राइस में प्राप्त हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं प्लस NIFA, ठीक है। ये क्या है, देखिए ऊपर वहां पे लिखा हुआ है, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, विदेश, है ना, यानी फॉरेन। तो इसमें उन सारे प्रोडक्शन को इंक्लूड कर दिया जाता है जो बाहर की है, ठीक है। जैसे हमारा देश हो गया, तो इस देश में वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है इस देश की सीमा के बाहर, इस देश की सीमा के बाहर कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो यहाँ के होंगे, हमारी कंट्री के होंगे, पर वो दूसरी कंट्री में रहते हैं और उनकी फैमिली यहाँ हमारी कंट्री में रहती है ना। आज ऐसा बहुत सारे केसेस में सुनने के लिए मिल जाता है, आपके कांटेक्ट में ही ऐसे होंगे कि वो है तो इंडियन,
तो कंट्री का, है तो इंडिया का, बट वो रहता बाहर है, वहां से 2 लाख रुपए कमा के 1 लाख रुपए अपना एक्सपेंस करके और 1 लाख रुपए अपनी कंट्री में भेजता है, अपनी फैमिली के लिए भेज रहा है, तो ये कहाँ आ रहा है, हमारी कंट्री में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ऐड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में इसको ऐड किया जाता है और इसमें माइनस क्या किया जाता है। देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ के लोग बाहर जाकर कमा रहे हैं और यहाँ पे पैसे भेज रहे हैं, लेकिन ये भी तो होता है कि भारत में भी विदेशी लोग आते हैं और यहाँ पैसा कमाते हैं और अपने देश में भेजते हैं, ये कंडीशन भी तो होती है, दोनों कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा जब यहाँ का व्यक्ति, जब यहाँ का पर्सन, आउट ऑफ कंट्री का कोई पर्सन, ठीक है, हमारी कंट्री में आकर इनकम करेगा, ठीक है, और इनकम करने के बाद वापस जब यहाँ पे भेजेगा तो इस चीज को माइनस कर दिया जाएगा। बट जब कोई पर्सन, यहाँ का कोई पर्सन है और ये बाहर रह रहा है, अब्रॉड में रह रहा है और यहाँ से कमाकर अपनी फैमिली को भेज रहा है, तो इसको प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। तो यहाँ पे ये जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है इसको ऐड किया जाता है। ऐड क्यों किया जाता है, समझ में आया? ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये भी एक प्रकार की इनकम होती है और भारत में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है, भारत में बाहर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। भारत के जो पीपल्स हैं, इंडियन हैं, भारतीय हैं, वो बाहर जाकर ज्यादा कमा रहे हैं और विदेशों के लोग हमारे यहाँ कम रह रहे हैं एक तरीके से, है ना। क्योंकि जैसे ये भी मान लीजिए कि जैसे हम ये मान लेते हैं कि 5 करोड़ रुपए भारत को विदेशों से मिल रहा है, लेकिन ये माने कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं तो 2 करोड़ ही पैसा यहाँ का बाहर जा रहा है। ऐसी कंडीशन बहुत कम होती है कि यहाँ का पैसा 5 करोड़ रुपए बाहर चला जाए, आउट ऑफ कंट्री चला जाए और 2 करोड़ रुपए वापस आए, तो ये कंडीशन कम होती है क्योंकि भारत में उतने रिसोर्सेस नहीं है जो अदर कंट्री में है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, NIF को NNP से ऐड करेंगे तो एक कंडीशन आएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिए, कहीं पे भी NIFA को ऐड किया जाएगा तो हमारा बीच वाला ये चेंज हो जाता है। मैंने 2 बातें आपको बताई, दोनों बातें यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। GDP में, ठीक है, जब कहीं पे GDP में डिप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा तो हमारा फर्स्ट डिजिट यहाँ पे चेंज होगा, पहले डिजिट, पहला नंबर चेंज होगा और वो यन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो ये हमें, जैसे हमने GDP में डिप्रिसिएशन माइनस किया तो हमें NDP मिला, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल गया। लेकिन जब हम NIFA को यहाँ पे ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारा बीच वाला चेंज होगा। ये कंडीशन ऑलवेज काम आएगी, ये जो 2 कंडीशन है ये ऑलवेज काम आएगी। तो जब हमारा ये बीच वाला चेंज होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, NNP मार्केट प्राइस, ठीक है। NNP हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा और हमें निकालना क्या है, NNP फैक्टर कॉस्ट निकालना है, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इसके निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम NIT, ठीक है, NIT को माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे NIT को माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे ये भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए क्या NIT का फुल फॉर्म क्या लिखा हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जो आपको डायरेक्ट पे नहीं करना पड़ता। जैसे आप ये मार्कर खरीदो, डस्टर खरीदो, साइकिल खरीदो, स्कूटर खरीदो, मोबाइल खरीदो, कुछ भी आप परचेज करो, आपको हर चीजों में टैक्स पे करना होता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। लेकिन कुछ चीजों में क्या होता है, सब्सिडी भी ऐड होती है। तो इसमें NIT में आपको इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है और आपका जो सब्सिडी होता है, ठीक है, सब्सिडी को माइनस करना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ओवरऑल वैल्यू कितनी आ रही है, 15 रुपीज। गवर्नमेंट का यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1 रुपीज हमें क्या दे दिया था, सब्सिडी दे दिया था, तो 14 रुपीज हुआ इसकी वैल्यू। तो 14 रुपीज ही आपका NIT है, ठीक है, 14 रुपीज क्या है, NIT है। तो इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या ओवरऑल नहीं निकल रहा है, ये मार्केट प्राइस में है। तो मार्केट प्राइस हमें यहाँ पे नहीं निकालना है, हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है। जो फैक्टर कॉस्ट हमारी 10 रुपीज आई थी उसको हमें यहाँ पे निकालना है। तो जब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें NNP मिल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यही तो हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है। यहाँ पे हमें NNP
हमारी क्या है, नेशनल इनकम है। ये क्या है, एक तरीके से चार्ट मैंने बना दिया है। देखिए दूसरी कंडीशन भी देख लीजिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए जीडीपी में, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, एक देश की सीमा में वस्तुओं तथा सेवाओं का जो भी उत्पादन होता है और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जिसे फाइनेंस में कन्वर्ट किया जाए, वो जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी में जैसे मान लीजिए हम डायरेक्टली एनआईएफए को घटा रहे हैं, ठीक है, एनआईएफए को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हम इसे डायरेक्टली जीडीपी में ऐड कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कहीं पे एनआईएफए को ऐड किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तो यहाँ पे बीच वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बीच वाली कंडीशन यहाँ पे चेंज होगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन है, मैं आपको 2-3 तरीके से इसलिए बता रही हूँ जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वहां पे जीडीपी मार्केट प्राइस में है, ये जीडीपी किस में है, मार्केट प्राइस में है, तो ये हमें जीएनपी जो गेन होगी मिलेगी वो भी किस में मिलेगी, मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस में। ओके, देखिए यहाँ पे जो हमें जीएनपी मिल रही है वो भी मार्केट प्राइस में मिल रही है। क्यों, क्योंकि हमने एनआईएफए को इसमें ऐड किया है। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है। इसके बाद मान लीजिए अब हमें इसको क्या करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एनआईटी को घटाएंगे, माइनस एनआईटी। तो जब हमने इसको इसमें घटा दिया तो हमें क्या मिल गया, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, यानी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में हमें मिला हुआ है, ये मार्केट प्राइस नहीं है, ठीक है। इसमें अब इसमें हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ठीक है, जब हम इसमें डिप्रिसिएशन माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नेशनल इनकम, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन माइनस करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यदि जब डिप्रिसिएशन को माइनस यहाँ पे नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि एक्चुअल प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब डिप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा तो फर्स्ट वाली वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। 2 बातें मैंने आपको बताई जाए तो आप लिख लीजिए, जब डिप्रिसिएशन आपको माइनस किया जाएगा तो आपका फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपका यहाँ पे एनआईएफए माइनस किया जाएगा या प्लस किया जाएगा, दोनों कंडीशन में, तो आपका बीच वाला चेंज होगा, ठीक है। जब भी आपका डिप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा तो फर्स्ट वाला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने जीएनपी में डिप्रिसिएशन माइनस किया तो जी की जगह हमें एन मिल गया। एन क्या है, नेट है, नेट नेशनल, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो गया, वो भी फैक्टर कॉस्ट, यही तो हमारा क्या है, नेशनल इनकम। ये दोनों चार्ट मैं इसलिए बता रही हूँ, हालांकि एक चार्ट में भी आपका आंसर आ जाएगा, पर ये कंडीशन इसलिए आपको वेरियस टाइप ऑफ कंडीशन बता रही हूँ जिससे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। अब एक तरीका और देख लीजिए, जैसा कि मान लीजिए कि ये जीडीपी है, जीडीपी में यदि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एनआईटी को माइनस कर रहे हैं, एनआईटी, ठीक है। जीडीपी में यदि हम डायरेक्ट एनआईटी को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें जीडीपी ही मिलेगी। क्या मिलेगा, जीडीपी, पर यहाँ पे क्या होगा, ये जीडीपी हमें मार्केट प्राइस में नहीं मिलेगी, ये हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा रहे हैं, इसमें सब्सिडी भी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी यहाँ पे माइनस हो गया है। ओके, अब देखिए हमारा क्या बचता है, ये बचता है ना, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं एनआईएफए, ठीक है। इसमें हमने ऐड कर दिया नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। यहाँ पे मैंने आपको 2 कंडीशन बताई है कि जब भी एनआईएफए चेंज किया जाएगा तो बीच वाली चीजें यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। बीच में क्या है, बीच में क्या है, हाँ, बीच में यहाँ पे डी है, तो जब ये चेंज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी एन पी किसमें, फैक्टर कॉस्ट में हमें यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या बचता है, अब यहाँ पे डिप्रिसिएशन बच रहा है ओवरऑल, तो जब हम इसमें माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, और एक बात मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दी कि जब भी डिप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा तो ये फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जब जी यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो क्या आएगा, एन आएगा। तो देखिए हमें ये मिल गया ना, एन एन पी, ये मिल गया। ये चार्ट आप समझ लीजिए इस तरीके, हाँ
वैल्यू बता रहा है, आपको वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में यदि वैल्यू पूछ रहा है आपको, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हुआ है, जीएनपी की वैल्यू 50,000 रुपए दे रहा है, ठीक है। जीएनपी की वैल्यू 50,000 रुपए दे रहा है और इसकी वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 40,000 रुपए, ठीक है। और बोल रहा है कि आप क्या निकालिए, एनआईटी निकालिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालिए। तो आप सीधे से यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि इसमें जब आप इधर की ऊपर की ओर जाएंगे तो इसको माइनस करेंगे, नीचे की ओर आएंगे तो प्लस करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। इसको जब इसमें माइनस कर देंगे तो आपका ये निकल आएगा 10,000 रुपए। ओके, ओवरऑल आपका नेशनल इनकम भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप आप लोगों को इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो नए व्यूअर हैं उनसे मेरी अपील है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।